हेलो मेरे सुनने वालों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका एक अननोन होस्ट जो कि एक किताब को पढ़ रहा हूँ। मुझे नहीं पता मुझे कौन सुन रहा, नहीं सुन रहा, लेकिन बहुत ही अच्छी किताब है। किताब का नाम है इंडिया अर्थात भारत। जे.एस. साईं दीपक जी ने लिखा है इसको। इस किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे-धीरे खत्म करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले अध्याय से, जिसका नाम है उपनिवेशन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशिकता और विउपनिवेशिकता। जुलाई 2018 में जब मैंने सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ में स्वामी अयप्पा के मंदिरों के महिला भक्तों की ओर से सबरीमाला अयप्पा मंदिर की रीति या परंपरा के समर्थन में जब अपना पक्ष प्रस्तुत किया, तो उन तर्कों को मीडिया में बहुत प्रचार मिला। मेरे अनुमान से इन तर्कों को देश भर में इतना समर्थन इस कारण से मिला क्योंकि मैंने देवता को एक व्यक्ति के रूप में देखते हुए उनके अधिकारों की बात की थी, ठीक वैसे ही जैसे किसी व्यक्ति के अधिकारों की आर्टिकल 25(1) के तहत की जाती है। साथ ही मैंने इस बात पर जोर दिया कि देवता ही मंदिर या संस्थान के उन सभी रीतियों के स्रोत हैं जिससे कि देव मंदिर को धार्मिक संघ के रूप में एक सांप्रदायिक स्वरूप मिलता है, जिसका आर्टिकल 26 में उल्लेख है। मेरे विचार में मैंने मंदिर की रीति और देवताओं के अधिकारों के समर्थन में तार्किक और संवैधानिक पक्ष रखा। इस तर्क में धर्म और संविधान का जो समावेश हुआ, उसके पीछे अनेक व्यक्तियों का योगदान रहा। इस विषय पर मेरे वे विचार आज भी ज्यों के त्यों हैं। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के द्वारा श्री राम जन्मभूमि का जो निर्णय सुनाया गया, उसने भी मेरे तर्कों की पुष्टि की, क्योंकि इस निर्णय में भी देवता को एक व्यक्ति के रूप में देखकर उनके अधिकारों की बात की गई थी, परंतु किसी भी मीडिया केंद्र ने इन तर्कों की तह तक जाने का प्रयत्न नहीं किया। और जनसंभाषण की जो दुर्दशा हमारे समाज में आज हो चुकी है, उसको देखते हुए कोई आश्चर्य भी नहीं था। कुछ अपवादों को छोड़कर मीडिया ने अधिकतर इस पूरे प्रकरण को संवेदनात्मक तरीके से ही प्रस्तुत किया। जन प्रतिक्रिया भी अतिवादी ही रही, चाहे इस ओर से हो अथवा उस ओर से हो। शायद आज भी यह आज के समाज की स्थिति को दर्शाता है। मेरे जो तर्क थे उसको पितृसत्तात्मकवादी कहकर उस पर तीखा व्यंग करने का प्रयत्न किया गया। दशकों से हो रहे अप्रयोग के कारण ये सभी शब्द अपना मूल अर्थ खो बैठे हैं और खोखले नारे बन के रह गए हैं। जो लोग ऐसा कह रहे थे, उनके चरित्र को देखते हुए मैंने इन सभी आरोपों पे ध्यान भी नहीं दिया। रोचक बात यह थी कि जो लोग मेरा विरोध कर रहे थे, उन्होंने मेरे तर्क को और मेरे पक्ष को रूढ़िवादी, पारंपरिक, तर्क विरोधी, विवेकहीन और आधुनिकतावादी विरोधी कहकर उसका उपहास उड़ाने का उन्होंने प्रयत्न किया। मेरी आलोचना तो अपेक्षित ही थी। मैं इस बात से अचंभित था कि इन विशेषणों का प्रयोग मेरी आलोचना के रूप में हुआ था। मेरे तर्क जो थे वो एक धार्मिक संस्थान मंदिर के समर्थन में थे। अगर एक धार्मिक संस्थान मंदिर में विराजमान देवता से संबंधित जितनी रीतियां हैं और पद्धतियां हैं, उनकी अगर रक्षा कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? और अगर इसमें कुछ बुरा नहीं है तो पारंपरिक शब्द को गाली की तरह प्रयोग क्यों किया गया? क्या इस शब्द का अर्थ समयांतर में कुछ और ही हो गया था? न्यायालय में तर्क देने के बाद मैंने कई वाद विवाद में हिस्सा लिया और इस बात को समझने का प्रयत्न किया कि इन शब्दों के आलोचनात्मक अर्थ पाने के पीछे किन औपनिवेशिक मतों और अटकलों का हाथ था। 7 सितंबर 2018 को मैंने एक चर्चा में भाग लिया जो कि संविधान और धर्म के बीच खींचातानी विषय पर थी। इस चर्चा में मैंने यह पक्ष रखा कि अगर हमें भारत की धार्मिक परंपराओं जैसे कि सबरीमाला मंदिर की जो मान्यताएं हैं, उनकी
संवैधानिकता के बारे में बात करनी है तो हमें सबसे पहले औपनिवेशिक दृष्टिकोण को त्यागना पड़ेगा। इसके बाद ही मैंने औपनिवेशिकता, आधुनिकता और तार्किकता के बीच में परस्पर संबंधों को और औपनिवेशिक चेतनाओं को समझाने का गहरा प्रयत्न शुरू किया। भारत के सामाजिक ढांचे और भारतीय परंपरा से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए हम आधुनिक और तार्किक जैसे शब्दों का प्रयोग बहुत ही सहजता से करते हैं, परंतु धीरे धीरे यह आभास हुआ कि इन शब्दों का उद्भव यूरोपीय उपनिवेशवाद में हुआ। लेकिन यह उपनिवेशिकता है क्या और इसका उपनिवेशवाद और उपनिवेशन से क्या संबंध है? इन शब्दों और सिद्धांतों का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है और क्या इस संदर्भ से बाहर वो अर्थहीन है? उपनिवेशन वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी देश के लोग किसी दूसरे देश में उपनिवेश स्थापित करते हैं और उनका दोहन और शोषण करते हैं, जिससे कि उपनिवेशकों के देश और उनका लाभ हो सके। उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया को उपनिवेशन कहते हैं और उपनिवेशन की प्रक्रिया का प्रयोग अपनी सांस्कृतिक पहचान बढ़ाने के लिए जो करते हैं उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। 4 प्रकार के उपनिवेशवाद जाने जाते हैं, जैसे कि दोहनात्मक उपनिवेशवाद, अधिवासी उपनिवेशवाद, प्रतिनिधि उपनिवेशवाद और आंतरिक उपनिवेशवाद। दोहनात्मक उपनिवेशवाद में उपनिवेशन करने वाला देश अपने देश के आर्थिक विकास के लिए पीड़ित देश के संसाधनों का दोहन करता है, परंतु उस देश के निवासी कभी भी उपनिवेशित समाज का हिस्सा नहीं बनते और उसमें नहीं बसते। अधिवासी उपनिवेशवाद में औपनिवेशिक लोग अपने मातृभूमि से संबंध बनाए हुए रहते हैं और उसके साथ उपनिवेशित समाज में भी बहुत संख्या में बस जाते हैं और देश व समाज के हर पहलू पर अधिकार जमाकर वहां के मूल निवासियों को द्वितीय स्तर का नागरिक बना देते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इससे आगे। ठीक है, मिलते हैं गाइस।